हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड आज हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल में जुडिशियल करप्शन के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। थर्ड आर्टिकल में इंटरस्टेट अरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट आर्टिकल में बुलडोजर जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्टिकल को आप समझिए कि जो कैरिनी है ये इंडिया के विजिट पे पहुंचते हैं 27 फेब को। अभी ये 4 दिन तक इंडिया में रहेंगे और फोकस ये कि इंडिया के साथ एक इकोनॉमिक ट्रेड डील की जाए, फ्री ट्रेड डील, और ये फाइनलाइज की जाएगी 2027 तक। मतलब अगले 1-2 साल में इसे फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जिसमें 90% जो गुड्स हैं वो टैरिफ उनके ऊपर रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब बात है 2023 की, जब इंडिया और जो कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बिल्कुल खराब हो गए थे। और इसके पीछे रीजन ये था कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है हरप्रीत सिंह निज्जर के मर्डर केस में, जो कि एक सेपरेटिस्ट लीडर थे जो खालिस्तान से रिलेटेड, आप ये कह सकते हो कि चीजों को कनाडा में प्रवोक करते थे। तो खालिस्तान फैक्टर अभी भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न है इंडिया और कनाडा के बीच में, क्योंकि कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाता है। बट साथ के साथ इंडिया ने उस समय भी रिजेक्ट किया था कि भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मर्डर के अंदर। बट अभी कहीं ना कहीं चीजें रीसेट हुई हैं। तो हमारा बायलेटरल ट्रेड जो है अभी $30 बिलियन का है एंड उम्मीद ये लगाई जा रही है बाय 2030 ये $70 बिलियन का हो जाएगा। हमारी एनर्जी नीड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये कनाडा। अब ऐसा क्यों? देखिए, हम मेजरली क्या एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे कनाडा को, उसको समझिए। सबसे पहले हम मरीन प्रोडक्ट्स, राइस, स्पाइसेस, आयरन, स्टील, मशीनरीज, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिफाइंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को इनको देते हैं। जहां पर हम इंपोर्ट करते हैं पल्सेस को, पोटैश को, कुकिंग कोल को, वुड पल्प को, न्यूज प्रिंट को। यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे इनके साथ रिलेशन थोड़े पहले ठीक थे, तो हम यूरेनियम इनसे प्रोक्योर करते हैं। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को, इवन क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए और एलएनजी की बात की जाए तो ये भी हम इंपोर्ट करते हैं इनसे। अब चाहे कितने भी खराब रिलेशन रहे हो पिछले कुछ समय में, 2024 की अगर हम बात करें तो 18% से सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। तो इंडिया एक अच्छे रिलेशन अभी भी मेंटेन करता है कनाडा के साथ। तो अभी नजर इस बात पे है कि 10 साल के लिए यूरेनियम सप्लाई के लिए एक $2.8 बिलियन की डील यहाँ पे साइन हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाए जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ये अच्छी खासी मात्रा में कनाडा में मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पीएम ई ड्राइव जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करेगा। एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 100 बिलियन कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखी है 600 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज ने। तो कहा यह जा रहा है कि भाई देखो, पहले पीछे भी हमने काफी सारे एक अच्छे इनिशिएटिव लिए, जैसे एनएसए लेवल पे हमने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया जिसमें इंफॉर्मेशन, खासकर ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स है उसके रिगार्डिंग हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप को हमने स्टार्ट किया ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हम इंश्योर कर सकें। एंड मोर ओवर यहाँ पे एक फोकस इस चीज के ऊपर भी है, सरकार किसी की भी आए या जाए, बट इंडिया और यहाँ पे कनाडा अपने ट्रेड रिलेशन को ठीक से मेंटेन करे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर हमारा फोकस है। एंड मोर ओवर हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ताकि हम एक सिंगल मार्केट के ऊपर जैसे यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं जुडिशियल करप्शन की। अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर जुडिशियल करप्शन नाम से एक किताब के अंदर आपका चैप्टर ऐड किया गया। क्लास 8 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में से ऐड किया गया था, बट अभी कंट्रोवर्सी की वजह से यहाँ पे अपॉलॉजी की गई और कहीं ना कहीं इसे टेम्परेरी चैप्टर को विड्रॉ कर लिया गया। तो कहते हैं कि भाई क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जुडिशरी के फ्रंट पे। तो बहुत ज्यादा केस के बैकलॉग्स चल रहे हैं, 5 करोड़ के करीब केसेस पेंडिंग है जुडिशरी के पास। एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट की क्वालिटी को लेके भी कुछ सवाल उठाए जाते हैं एंड साथ के साथ करप्शन को लेके भी। जैसे आपने जस्टिस वर्मा जी के बारे में सुना होगा, जिनके घर से कुछ कैश मिलने की बात आई थी, बट अभी भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन उठाए गए थे। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया था कि 77% इंडिया ये परसीव करते हैं कि भाई सिस्टम करप्ट है। एंड इसी बेसिस पे इस चैप्टर को बनाया गया था। अब यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हुई? तो देखिए, यहाँ पे एक डर ये था कि भाई कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप इन्वोक करवा सकते हो।
तो इस वजह से यहाँ पे इस चैप्टर को विड्रॉ कर दिया गया। वैसे इंडिया के अंदर जुडिशरी के अंदर जो जजेस की रिमूवल का प्रोसेस है वो पूरी तरह से जजेस के हाथ में नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इम्पीचमेंट जो की जाती है उसमें लोकसभा के 100 एमपीज का सपोर्ट और 50 एमपीज का सपोर्ट राज्यसभा में चाहिए होता है। बाकी यहाँ पे रिमूवल के प्रोसेस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको फुलफिल करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात रहती है। तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हमेशा जुडिशरी दूसरों के अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो जुडिशरी में भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज को भी इंश्योर करना चाहिए जुडिशरी के अंदर। तो कहते हैं कि भाई देखो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जहाँ पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इन्वेस्टिगेशन के लिए आप बनाइए, कंप्लेंट अगर कोई आते हैं जुडिशरी के हायर अथॉरिटीज के अगेंस्ट। मोर ओवर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को भी आपको इंश्योर करना होगा कि कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है और कैसे मेरिट डिसाइड होते हैं, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेशनल अवेयरनेस कि भाई जुडिशरी के अंदर क्या चैलेंजेस है, इस चीज को अगर आप टेक्स्ट बुक में ऐड करते हैं तो जुडिशरी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेंस प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चन हो गए और ये प्रैक्टिस को। अब बात करते हैं अभी रिसेंटली दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच में हुई एक प्रॉब्लम के बारे में। अब हुआ ये कि 2026 में अभी दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच में, जो आपको सब पता होगा कि एआई समिट के टाइम पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, तो उनमें से एक अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे पुलिस जाती है और दिल्ली और हरियाणा ये हिमाचल पुलिस के बीच में स्टैंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक डिफरेंट गवर्नमेंट है। तो भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंगली जो आपकी गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि भी कहीं ना कहीं जो आपको अरेस्ट करने किसी को भी जा रहे हो, तो आपको उसका रिटर्न ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेके कई बारी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे स्टैगर्ड कस्टडी की बात की जाए तो सेक्शन 187 बीएनएसएस का ये कहता है कि भाई आप 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी सीख कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि अक्यूज को बार बार ट्रेवल करना पड़ता है, तो इस वजह से अक्यूज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हरासमेंट होने का चांस है। फिर यहाँ पे जीरो एफआईआर की बात की जाती है सेक्शन 173 बीएनएसएस का। तो ये कहते हैं कि भाई लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, डेली डेयरी के अंदर उनके ये रिकॉर्ड आना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ये फियर होता है कि भाई इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, पर्सन को भगा देंगे। तो इस वजह से कई बारी इस चीज को इग्नोर किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैप्स है। फिर हैंडकफ के ऊपर भी डिबेट है, सेक्शन 43 जो भारतीय न्याय संहिता का है। तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई आप हैंडकफ कर सकते हो सीरियस ऑफेंस के अक्यूज को, बट वहीं पर दूसरी तरफ जुडिशरी का ये एक आप ये कह सकते हो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई अक्यूज को आपको हैंडकफ नहीं करना है। तो इसको लेके भी कई बार डिबेट रहती है। कहते हैं कि भाई रिटर्न ग्राउंड अरेस्ट का बताने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 2025 में राजेश शाह केस के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर को 2 घंटे पहले रिमांड हियरिंग से अक्यूज को यह बताना होगा कि किस बिना पे उसे अरेस्ट किया गया है। और इवन जो बीएनएसएस का लेटेस्ट प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली सर्च और सीजर के प्रोसेस के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी मैंडेटरी है। मोर ओवर सेक्शन 187 जो है आपका बीएनएसएस का, इसमें यह कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने एक पर्सन को यहां पे शोकेस करना होगा जो भी आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो इंटरस्टेट डिजिटल लॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट पुलिस मूवमेंट को लेके कहीं ना कहीं आपको एक पोर्टल बनाना चाहिए जिसके ऊपर इस चीज को रिकॉर्ड किया जा सके। मोर ओवर स्टैंडर्डाइज यहाँ पे अर्जेंसी को कीजिए कि भाई सिलेक्टिव और सीक्रेट जो है, एक कोई ऐसा केस है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी का कोई केस है, तो उस केस में एग्जाम्पशंस आप दीजिए, बट उसको नैरो रखिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड ना कीजिए। तो ये आपका मेंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन और इवन आपके एक्सरसाइज। अब बात करते हैं बुलडोजर की। अब बुलडोजर जस्टिस को लेके अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। कहते हैं देखो यार, एक सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी पर्सन को तब तक सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक उसे सुना ना जाए। अब यहां पे ड्यू प्रोसेस ये कहता है कि भाई देखो, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसको गिल्टी प्रूव किया जाएगा और गिल्टी प्रूव करने के बाद उसे सजा होनी चाहिए। तो मतलब वो भी जुडिशरी डिसाइड करेगी कि भाई किसको सजा देनी है, क्या वो पर्सन गिल्टी है या नहीं। तो कहते हैं ये ड्यू प्रोसेस का वायलेशन है, जहां पे सिर्फ एफआईआर होने के बेसिस पे अक्यूज के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। मोर ओवर यहाँ पे पनिशमेंट बिना ट्रायल के दी जा रही है, और वैसे भी जुडिशरी का काम है सजा देना, तो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली जुडिशरी का डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई राइट नहीं है। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली ये जो पावर है सिलेक्टिवली इंप्लीमेंट की जाती है।
तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। म्युनिसिपल लॉ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि भी अर्बन एरियाज में जो आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसके लिए डिमोलिश करने के लिए ये बनाए गए थे। बट यहां पर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे कलेक्टिव पनिशमेंट का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि भी अक्यूज ने, लाइक एक पर्सन ने कुछ क्राइम किया है, लेट्स से, बट उसकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो इसका इम्प्लीकेशन तो पूरी फैमिली को आप होमलेस बना के थोड़ी दे सकते हो। तो मतलब उनका भी तो राइट टू शेल्टर एंड लाइफ है, तो आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हो? एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भैया एक पर्सन तब तक आपका लाइक इनोसेंट है जब तक उसको आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना कर दे कि भाई इसने ये काम किया है। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे प्यूनिटिव वर्सेस रेगुलेटरी एक डिबेट आती है कि भाई रेगुलेटरी मेजर लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, वो भी अर्बन प्लानिंग के अंदर। बट यहां पे आप एग्जांपल सेट करने के लिए इस चीज का यूज करेंगे तो वो चीज गलत है। और इवन कई बार ऐसा भी होता है अक्यूज के ऊपर गलत एफआईआर हो जाती है, सिर्फ एफआईआर के बिहाफ पे किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश करना कहीं ना कहीं ये प्रॉपर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का काम है वो नहीं है। तो लास्ट में ये कहा जाता है कि भैया आप जो लीगल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली, जो म्युनिसिपल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। मोर ओवर यहाँ पे जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए डिमोलिशन से पहले, कि प्रॉपर रीजन्ड ऑर्डर होने चाहिए। उसके बाद अक्यूज के पास यहाँ पे टाइम होना चाहिए कि वो कोर्ट में अपील कर सके। एंड इसमें म्युनिसिपल ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की जरूरत है। ये मेंस के लाइक आपका एग्जाम का क्वेश्चन, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।